औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन किराम, लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, जिनके मुतल्लक अल्लाह पाक फरमाता है कि नबी अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो ज़मीन व आसमां पैदा ना करता। नबी अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो अपने रब होने का इजहार ना करता। नाज़रीन किराम, आज जो हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में वो बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट है 2024 की। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस फॉर चैलेंजिंग ए रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि अगर किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज करना है या गैर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को चैलेंज करना है तो उसकी जो एविडेंस होगी, उसके जो शवाहद होंगे, उनको जांचने का मेयार क्या होगा। कि अगर हमने चैलेंज किया है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को, तो उसको जो चैलेंज किया गया है और उसकी जब एविडेंस ली जाएगी, शवाहद इकट्ठे किए जाएंगे, गवाहियां होंगी, तो उसका क्या स्टैंडर्ड होगा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पे और गैर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पे। ये चीज़ जो है हम देखेंगे आज के अपने इस जो है वो वीडियो में। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये फैसला है और ये 2024 का फैसला है। इसको सिविल अपील नंबर 81K/2022, ये सिविल अपील नंबर है इसका। मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन, मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, मिस्टर जस्टिस इरफान सादत खान, 3 जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। टाइटल है इसका मुसम्मात नसरीन एंड अदर्स वर्सेस अली बख्श एंड अदर्स। नाज़रीन इकराम, इस केस में जो फैक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ये एक अपील की गई है 185(2)D कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट ऑफ सिंध की जजमेंट के खिलाफ, जहां पर सिविल रिवीजन जो थी, रिस्पोंडेंट ने जो फाइल की थी अंडर सेक्शन 115 सीपीसी के तहत, वो अलाउ कर दी गई थी और जो जजमेंट और डिग्री पास की थी ट्रायल कोर्ट ने, वो बरकरार रखी थी सिंध हाई कोर्ट ने। उस जजमेंट के खिलाफ जो है वो ये सिविल अपील की गई है। नाज़रीन इकराम, इसमें जो इशू डिस्कस किया जा रहा है वो बड़ा अहम है कि वेदर द स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस इज यूनिफॉर्म व्हेन चैलेंजिंग अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एज कंपेयर टू चैलेंजिंग एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। क्या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को जब चैलेंज किया जाता है तो उसमें जो शहादतों का, गवाही का, एविडेंस का जो मेयार है, क्या वो उसी तरह होगा जब किसी गैर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को चैलेंज किया जाएगा? तो उस वक्त जो शहादतें दरकार होगी, जो एविडेंस रिकॉर्ड होगा, उसका मेयार क्या होगा? ये हमारा जो है क्वेश्चन है आज का। तो इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस इज नॉट यूनिफॉर्म व्हेन चैलेंजिंग ए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एज कंपेयर टू चैलेंजिंग एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो एक जैसा मेयार नहीं है उनकी शहादत का, एविडेंस का, जब चैलेंज किया गया हो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को या गैर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को। उन दोनों का मेयार डिफरेंट होगा। तो नाज़रीन इकराम, हम इसको देखते हैं। The standard of evidence required to discharge the initial burden depends on the facts and circumstances of each case. जो गवाही का, शहादत का, शवाहद का जो मेयार होता है कि क्या इसमें शवाहद है कि इसके फैक्ट्स क्या हैं, वो हर केस के फैक्ट्स के हालात वाक़यात के मुताबिक होते हैं। इट कैनॉट बी सेड दैट इट विल बी कंसिस्टेंट इन ऑल सिचुएशन। हर सिचुएशन में एक तरह के हालात वाक़यात नहीं होते। बाज़ औक़ात a simple denial is adequate to shift the burden to the opposite parties। बाज़ औक़ात सिर्फ एक
सिंपल डिनाई करने को, इनकार को, उससे जो बर्डन है प्रूफ वो दूसरी पार्टी पर शिफ्ट हो जाता है। वाइल एट अदर टाइम मटीरियल एविडेंस इज नेसेसरी फॉर द सेम पर्पस। बाज़ औक़ात सिर्फ इनकार से काम नहीं चलता बल्कि उसके लिए मटीरियल एविडेंस चाहिए होता है। सफ़ा मिसल पर डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है। Therefore, the standard of evidence is not uniform when challenging a registered document as compared to challenging an unregistered document. बस जब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को चैलेंज किया गया हो तो वहां पर जो एविडेंस का मेयार है, शहादत का मेयार है, वो उस तरह का नहीं होगा जिस तरह के अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को जब चैलेंज किया जाए तो वहां पर जो एविडेंस का मेयार होगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट in disputes relating to registered document, a common misconception may arise when an executant attempts to dispute the validity of the document through mere denial. आमतौर पर यही समझा जाता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के मतलब कि अगर जिसके ऊपर जिसने एग्जीक्यूट किया है अगर वो डिनाई कर देता है कि जी नहीं ये तो मैंने डॉक्यूमेंट मेरा है ही नहीं या मेरी तरफ से जारी नहीं हुआ, तो समझा जाएगा कि जनाब ये ऐसा वाकई ये सही बात है। तो ऐसी बात नहीं है। इट इज एसेंशियल टू एम्फसाइज दैट द एक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट ए परफेक्टरी फॉर्मेलिटी बट रादर आर डेलिब्रेट एंड लीगल एंड लीगली बाइंडिंग प्रोसेस। ये सिर्फ ये नहीं है कि जल्दी में बस कह दिया जाएगा कि जनाब हाँ जी बस जी ठीक है ये डॉक्यूमेंट इसका नहीं है, इसने जारी नहीं किया था, इसके ऊपर ये बस वैसे ही किया गया है, बल्कि डॉक्यूमेंट को रादर आर डेलिब्रेट एंड लीगली बाइंडिंग प्रोसेस, इसको साबित करना पड़ेगा। When a document is registered, it becomes an official record available to the public. जब किसी डॉक्यूमेंट को हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया है किस्म का। This adds credibility to the authenticity and legal purpose of the transaction. ये किस्म की ट्रांजैक्शन का यानी पब्लिक फंक्शनरी ने उसको टेस्ट कर दिया है कि जनाब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो लेन देन हुआ है, उसको लीगल पर्पस के लिए उसकी अथेंटिसिटी होगी कि उसके आपने रजिस्टर्ड करवा लिया। जबकि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर इस तरह की कानूनी बैकेज उसको नहीं होती, लीगल इंडोर्समेंट नहीं उसके अंदर होती है। जो रजिस्टर्ड करवाया गया उसकी और अहमियत होगी, जो गैर रजिस्टर्ड होगा उसकी अहमियत कुछ और होगी। बेशक आपने स्टाम्प पेपर पर भी बनाया हो, लेकिन वो बात नहीं होती। While they may carry evidentiary weight, their value is inherently lesser as compared to the registered document. तो जो गैर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो उसकी इनहेरेंटरी वैल्यू जो है ना, यानी कि वो बनाई ही जब है तो उसकी वो वैल्यू नहीं है जो कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की है। द एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन रेंडर्स अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स वल्नरेबल टू चैलेंज रिगार्डिंग देयर ऑथेंटिसिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी। तो इसके अंदर जो है ना एक किस्म का ये उसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना वो रिस्क पर होती है जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। ताहम अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, दैट बिकम लीगल डॉक्यूमेंट, उसकी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और that carries a presumption as to the genuineness and correctness under articles 85 subarticle 5 and 129E of the कानून शहादत ऑर्डर। तो वो एक जेन्युइन कंसिडर किया जाएगा आर्टिकल 85, 5 और 129E कानून शहादत ऑर्डर के तहत। A mere denial by the executing of a registered sale deed is insufficient to shift the burden onto the beneficiary of the registered document. सिर्फ अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड सेल डीड है उसको डिनाई कर देता है तो
इतना ही काफ़ी नहीं है कि बर्डन जो है वो बेनिफिशरी के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए, बल्कि क्या होगा, ही एग्जीक्यूटेंट मस्ट एस्टेब्लिश हिज असर्शन ऑफ फ्रॉड और फोर्जरी। उसे ये साबित करना होगा कि इसमें क्या फ्रॉड किया गया, क्या फोर्जरी हुई है, क्या दो नंबरी की है, क्या इसमें गलत लिखा गया, क्या इसको में मिटाया गया, क्या इसमें ऐसी चीज़ लिखी, by producing some evidence other than his denial to shift the burden onto the beneficiary to prove the valid execution of the registered document। सिर्फ ये कहते जी ये झूठा है, ये डॉक्यूमेंट गलत है, फ्रॉड है, बल्कि उसे साबित करना पड़ेगा बाय थ्रू कोजेंट रीजन, कोजेंट एविडेंस। This legal principle reflects the recognition of the high evidentiary value attached to the registered document as compared to unregistered document। ये लीगल प्रिंसिपल जो है ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है उसकी वैल्यू क्या है और अनरजिस्टर्ड की क्या है। यानी कि आप रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को अगर डिनाइल कर देते हैं तो वो तो पहले ही अनरजिस्टर्ड है, लेकिन अगर आपने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कोई डिनाई कर रहा है तो फिर उसके लिए आपने सिर्फ डिनाइल से काम नहीं चलेगा, साबित करेंगे कि इसमें कहाँ फ्रॉड हुआ है, कहाँ फोर्जरी हुई है। इसलिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसकी एविडेंट्री वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बैकेज होती है, लीगल बैकेज होती है, और उसके साथ साथ ये होता है कि इसमें कानूनी तौर पर इतना तहफ़्फ़ुज़ उसको मिल जाता है कि अगर उसको झुटलाया जाना है उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए फिर मेयार जो होगा एविडेंस का वो बड़ा सख्त होगा एज कम्पेयर टू अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो नाज़रीन कराम, ये जो केस लॉ आपकी खिदमत में पेश किया है, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत खान साहब ने इस केस को सुना और सैयद हसन अजहर रिजवी साहब ने इस केस का फैसला किया। ये मुसम्मात नजरीन एंड अदर्स इसमें एपिलेंट्स थे और अली बख्श एंड अदर इसमें रिस्पोंडेंट थे। और ये इसमें जो मामलात थे वो ज़मीन के हवाले से, ऑनर्स ऑफ लैंड के हवाले से के थे कि जनाब लीज़ की थी ज़मीन, लीज़ के दौरान ही किसी पार्टी ने उसको जैली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जो है ना उसको अपने नाम करवा लिया। इसका ये फैसला था। इस केस में 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा किया हसन रिजवी साहब ने, और इस फैसले में इस अपील को जो है वो डिसमिस कर दिया गया था। द ट्रायल कोर्ट, आफ्टर thoroughly considering the evidence presented by the parties and observing the inconsistencies and irregularities in the registered suit sale deeds, rightly degree the suit in favor of the respondent by concealing the suit sale deeds, cancelling the suit sale deeds. Unfortunately, the first appellate court ignored the above aspects, accepted the appeal, and erroneously reversed the judgment degree of the trial court. The appellate court based its decision on the mistaken premise। तो ये इस केस में जो चीज़ शुबहत थे वो यही थे कि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को जांचने का जो मेयार है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की सेहत का जो उसके सही होने का जो मेयार है वो एक जैसा नहीं है। जब उसके एविडेंस और तरह के चाहिए, इसके एविडेंस और तरह के चाहिए। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।